यह सरकार मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई नवंबर 2020 एग्जाम्स एमसीक्यू पोर्शन हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको दे चुके हैं। अब आ रहा है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दी मॉक टेस्ट पेपर सीए फाइनल। ये सरकार इनडायरेक्ट टैक्स रेडी हो आप? शुरू करें हम। जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 20 में हो या अभी पता नहीं, या जिनके भी एग्जाम्स मई 21 में होने वाले हैं, फ्रेंड्स ये वीडियो आप सब के लिए भी रिलेवेंट है। मैंने जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स आरटीपी ऑफ द आईसीआई और लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी और जो भी एमटीपी वगैरह हमने अपलोड करी यूट्यूब पे, आप सभी स्टूडेंट्स मई 21 हो या नवंबर 21 हो, आप सब स्टूडेंट्स भी रेफर करिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की। ओके, तो शुरू करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस। आइए पार्ट बी ऑफ द पेपर। पर हाँ, उससे पहले एक खास खबर आपके लिए, जितने भी क्वेश्चंस इस एमटीपी में कवर किए हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने पढ़ लिए हैं, ऑलरेडी अपने बुक में कवर थे ये क्वेश्चंस। और हाँ, ऑलरेडी बुक में कवर थे, फिर भी मैं यहां आपको वापस से पढ़ाऊंगा, सो दैट आपका कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, वापस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं हम पार्ट बी, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस फॉर सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। माहौल सरकार देखिए, पेपर आया होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स के जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो मतलब आपको एग्जाम्स के अंदर भी ध्यान रखिएगा 6 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपल्सरी होता है, जो 14 मार्क्स का होता है। रिमेनिंग आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू हैव टू कवर 4 क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। ओके, आउट ऑफ योर चॉइस। ओके बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। और हाँ, ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का, वो प्योरली जीएसटी का होगा। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट मिलेंगे। 2 पार्ट विल बी ऑफ जीएसटी एंड 1 पार्ट विल बी फॉर कस्टम्स। तो दिस इज हाउ कस्टम्स एंड जीएसटी आर डिवाइडेड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सरकार, एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑफ बेंगलुरु इज अ मैन्युफैक्चरर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मशीन। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019। The details of GST paid on inward supplies during the month are as follows. Okay, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा। एक बार हम क्वेश्चन के एंड में जाके देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, so that हमारा माइंड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता जाए पढ़ते पढ़ते ही। ओके, सरकार डिटेल दे रखी है। सर लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एंड ऑल्सो द नेट जीएसटी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019 by giving necessary explanations for treatment of various items. Opening balance of note, opening balance of input tax credit is nil। 14 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन पे अगर नजर जा रही है आपकी, तो शायद सेम क्वेश्चन, एब्सोल्युटली सेम पॉइंट आपको बुक में ऑलरेडी मिल गया होगा, क्योंकि पुरानी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन ही है बेटा, हाँ है ना। तो सरकार वो तो सारे क्वेश्चन आपको पता है, ऑल आरटीपीज एंड एमटीपीज आर कवर्ड इन आवर बुक, तो वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए सरकार, डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज इज रिक्वायर्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट। ध्यान रखिए बेटा, आईटीसी की हम बात करें, ये इनवर्ड सप्लाई में जो टैक्स पे किया उस पर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। और आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में कवर है, क्रेडिट नहीं मिलता है। पर अगर किसी एक्ट ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है, किसी कानून ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है किसी एसएससी पर कि आपको अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो ऐसे केस में उसने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो भी करवाया है, उसके प्रीमियम पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सरकार, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्रीज एम्प्लॉइज इज रिक्वायर्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट। सर ध्यान रखिए, सिंस इसने क्लियर कर दिया इज रिक्वायर्ड बाय फैक्ट्री एक्ट, इसलिए यहाँ पे जो जीएसटी पे किया है इसका आईटीसी मिलेगा। और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो जीएसटी पेड की दे रखी है, इट मींस 20,000 आईटीसी मिलेगा साहब। ओके, सेकंड, रॉ मटेरियल्स फॉर विच इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड एंड जीएसटी हैज। अच्छा, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मेरा फुल कोर्स परचेज नहीं किया, इसलिए मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सबको ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। और सारे क्वेश्चन हम फुल फ्लेश सोल्व करेंगे, हम ये नहीं मान के चल रहे कि आपको तो आता ही है। ओके, पूरा पढ़ेंगे, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी प्रोविजंस में आपसे बात कर रहा हूँ ये सब वर्किंग नोट का पार्ट बनना चाहिए आपके लिए एग्जामिनेशन में। अच्छा, वर्किंग नोट्स जरूरी नहीं कि बुक की लैंग्वेज ही लिख के आए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए, चलेगा। सेक्शन नंबर रोल नंबर याद हो तो वो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एज पर प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ लिखिएगा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना एग्जाम टाइम पे। आइए सरकार, सेकंड पॉइंट, raw materials for which invoice has been received and GST has also been paid for full amount. Okay,
इनवॉइस आ गया है, जीएसटी भी पूरा पे कर दिया है, बट ओनली 50% ऑफ द मटेरियल हैज बीन रिसीव्ड, रिमेनिंग 50% विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। और आपको पता है जब भी लोड्स या पार्ट्स में गुड्स रिसीव होता है तो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ द सीजीएसटी क्या कहता है सर, जब भी लोड या इंस्टॉलमेंट गुड्स आएगा तो लास्ट लोड जब रिसीव होगा तब आईटीसी मिलेगा, अभी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अभी 50% मटेरियल रिसीव हो गया, 50% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो पूरा क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में ही मिलेगा। इस मंथ में आप 50% क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे, जब लास्ट लोड आता है तब पूरा क्रेडिट मिलता है। क्लियर? लोड से केस में पार्शियल क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। आइए थर्ड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स सर्विस, चलो पूरा क्वेश्चन आपके सामने। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट का है उसका क्लोज नंबर सी और क्लोज नंबर डी, वहां पे कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के रिगार्डिंग जो भी गुड्स और सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में काम आती है उसको ब्लॉक क्रेडिट में कवर करके बोल दिया नहीं मिलेगा क्रेडिट, पर वहां पे प्लांट एंड मशीनरी इज एन एक्सेप्शन, और प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस काम आती है या जो भी गुड्स काम आते हैं उन सबका आईटीसी मिलता है, तो यहाँ आईटीसी मिल जाएगा सरकार। नेक्स्ट पॉइंट, अरे मजा आ रहा ना, हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको सर, और याद आ रहा होगा, सारे पॉइंट क्लिक करोगे अपने आप। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन डायरेक्टली सेंट टू जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस अंडर द चालान, तो सरकार आपने कोई मशीन परचेज करी और जॉब वर्कर के यहाँ भेज दी, तो अगर आपने डायरेक्टली कोई गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ भेज दिया है तो जब जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हो गया उस दिन मान लेंगे हमको रिसीव हो गया और हमको आईटीसी मिलता है सरकार। बिल टू शिप टू मॉडल याद आया बेटा आपको? क्लियर सरकार? तो इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, हाँ या ना बच्चों? जय हिंद माहौल। ओके, देन परचेज ऑफ कार यूज्ड बाय डायरेक्टर्स फॉर द बिजनेस मीटिंग्स ओनली, भैया कार अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी वाला पैसेंजर का व्हीकल सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर ए ब्लॉक क्रेडिट में कवर है। अब भले उस व्हीकल को आप डायरेक्टर्स बिजनेस के लिए यूज ले, किसी भी यूज के लिए, वी डोंट केयर, नो क्रेडिट विल बी अलाउड। आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड फॉर बिजनेस मीटिंग, भैया सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर बी में क्लियरली मना किया आउटडोर कैटरिंग सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस मीटिंग्स, नो क्रेडिट विल बी अलाउड। ओके डन, तो किसका क्रेडिट मिलेगा किसका नहीं मिलेगा हमने लिख दिया ऊपर, टिक कर दिया मतलब। देन एबीसी कंपनी लिमिटेड आल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ मशीन्स अलोंग विद द मैन पावर फॉर ऑपरेशन, एज पर ट्रेड प्रैक्टिस मशीन्स आर ऑलवेज हायर्ड आउट विद द ऑपरेटर्स एंड ऑल्सो ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन मशीन्स आर हायर्ड आउट। सेम पॉइंट मिला होगा आपको पहले बेटा। सरकार ध्यान रखिएगा, ये हायरिंग ऑफ मशीन्स का बिजनेस करते हैं अलोंग विद द मैन पावर सर्विस, और आपको पता है बेटा अलोंग विद द मैन सप्लाई ऑफ मैन पावर, पर सर मशीन चलाने के लिए जो मैन पावर रिक्वायर्ड है वो मैन पावर बेटा, तो सर मशीन को किराया देते हैं और साथ में मैन पावर भी जाता है, और इस पर नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है साहब, मशीन देंगे अगर हम तो उसके साथ ऑपरेटर आएगा ही आएगा, और ऑपरेटर अलग से हम कभी नहीं भेजेंगे, ऑपरेटर गया मतलब मशीन तो गई ही होगी, ये इस पर ट्रेड पार्लेंस मतलब हायरिंग ऑफ मशीन्स अलोंग विद द मैन पावर ऑपरेटर हमेशा होगा। क्लियर? हमेशा ये क्या होगा, बंडल्ड होगा। क्लियर? और ये कंपोजिट सप्लाई के स्कोप में जाएगा, और इसके लिए फीस अगर अलग अलग चार्ज भी करी, यहाँ पे क्वेश्चन में अलग अलग दे भी दिए अगर इन्होंने वैल्यू, तो भी उसको कंपोजिट सप्लाई मानते हुए प्रिंसिपल सप्लाई जो हायरिंग ऑफ व्हीकल होता है, हायरिंग ऑफ मशीन होता है, उसमें क्लासिफाई करेंगे एंटायर वैल्यू को। देखते आगे मिलेगा आपको। रिसीट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, देखिए बेटा ये अब तो ऊपर जो था वो इनवर्ड सप्लाई था। Receipt of outward supply exclusive of GST for the month of November 19 are as follows: hiring receipts for machinery 525, service charges for supply of manpower operator, और आपको पता है मैन पावर ऑपरेटर के लिए इन्होंने भले ही 2,35,000 रुपये अलग से दे दिया है, फिर भी मशीन हायरिंग के साथ में ही मैन पावर ऑपरेटर जाता है साहब, आपको पता है ये बात, ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी इन्होंने, तो भले ही वैल्यू अलग अलग दी फिर भी दोनों को कंबाइन करेंगे, कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि इस पर ट्रेड पार्लेंस both are supplied together in the conjunction with each other। अब भले ही वैल्यूएशन अलग अलग दे रखा है फिर भी क्लब करेंगे, और एंटायर पोर्शन पे प्रिंसिपल एलिमेंट जो हायरिंग ऑफ मशीन होता है उसमें क्लासिफाई करेंगे बेटा। क्लियर? तो ये पूरा वैल्यू एक साथ वैल्यू में काउंट होगा, 7,60,000 विल बी द वैल्यू, क्लब करेंगे तो आएगा वैल्यू। अज्यूम ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटर स्टेट, ओके साहब, इन रेट ऑफ IGST टू बी एज अंडर हायरिंग ऑफ मशीन 12%, सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑपरेटर सर्विस 18%, उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैन पावर ऑपरेटर विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मशीन सर्विस। क्लियर? बहुत अच्छा, तो पूरे हायरिंग ऑफ मशीन प्लस ये जो सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर है इसका टोटल करके आएगा 7,60,000, इस पूरे पर 12% टैक्स लगेगा सरकार। ओके बच्चों
बहुत बढ़िया. Compute the amount of ITC available and also the net GST payable for the month of November 19 by giving necessary explanation for treatment of various items. खत्म, बस इतना सा क्वेश्चन. 14 मार्क्स. माहौल सरकार, देखो ध्यान से. ओके बेटा, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लायबिलिटी निकालते. देखो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा. तो यहां पर आउटपुट, ग्रॉस, जीएसटी, लायबिलिटी कितना मालिक, 7,60,000 इंटू 12%. अब सर 7,60,000 इंटू 12% होता है 91,200. ओके, ये आपकी लायबिलिटी है आउटपुट पर. इनपुट पे आपने क्रेडिट कितना लिया है वो हम बात कर लेते हैं बेटा. आपको हमने बता रखा है इस चीज का क्रेडिट मिलेगा बेटा 50,000 प्लस 12,000 कितना हुआ 62,000. ऊपर देख लीजिए बेटा. और 20,000, 62,000 प्लस 20,000 कितना हो गया बच्चों 82,000 इज द आईटीसी. दैट्स इट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कुछ है नहीं. क्वेश्चन दिया है सर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है. आईटीसी कितना है साहब 82,000. माहौल है सरकार. एंड सर 91,200 माइनस 82,000. 82,000 ही है ना. यस सर. कितना हुआ 9,200 इज द नेट जीएसटी पेबल. एंड ध्यान सारी कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स. यानी कि आप आईटीसी कितना ले रहे हो उसका वर्किंग नोट अलग होगा. ग्रोस लायबिलिटी कितनी आई है उसका वर्किंग नोट अलग होगा. उसकी कैलकुलेशन अलग होगी. या 7,60,000 मैंने साथ में यहाँ लिख दिया, पर 760 साथ में क्यों लिया इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है. आईटीसी किसका लिया है, किसका नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, और किसका लिया तो क्यों लिया, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा. एंड उसके अकॉर्डिंगली टोटल आईटीसी निकलेगा, टोटल लायबिलिटी आएगी, और फिर ये आंसर आपका आएगा लास्ट. क्लियर, डन. माहौल. और इसी के साथ 14 मार्क्स होते हैं आपके. क्लियर, पक्का. ये देख लीजिए नेट जीएसटी लायबिलिटी, दिस इज द फाइनल आंसर. एंड सर आईटीसी वगैरह का कैलकुलेशन वर्किंग नोट भी दिया इन्होंने. ओके, आइए सरकार बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ये 14 मार्क का एक क्वेश्चन था, बड़ा खत्म होता है. आओ भाई क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर नागार्जुन, नाम सुना आपने कभी? ओके, पढ़ा भी ध्यान. मिस्टर नागार्जुन, a registered supplier of Chennai, has received the following amounts in respect of activities undertaken by him during the month ended 30th September 2019. ओके सर, फॉलोइंग एक्टिविटीज के लिए उसको ये अमाउंट रिसीव हुआ, मतलब उसने सेल किया है, उसकी सेल की रेवेन्यू है ये. ओके, ये सब फिगर्स दे रखे, हमको देखना है क्वेश्चन ने आखिर क्या पूछा है हमसे. पहले यहां देख लीजिए. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई on which GST is to be paid by Mr. Nagarjun for the month of September. Working note should form part of your answer. 9 marks का क्वेश्चन है बच्चों. Note all the transactions stated above are intra-state transactions and are also exclusive of GST. ठीक है साहब. ओके, कुल मिला के निकालना है कि कितनी वैल्यू पे आपको टैक्स पे करना है. ओके सर, कुल मिला के टैक्सेबल आइटम कौन कौन से निकालना है सर. फर्स्ट, amount charged for services provided to recognized sports body as selector of national team. सरकार टैक्सेबल है, ध्यान रखना. सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, recognized sports body. या फिर services provided to a recognized sports body by another recognized sports body are exempt from GST. पर selectors are not covered there, exemption cover नहीं हो, टैक्स पे करना पड़ेगा. मैंने आगे लिख दिया T. ओके, कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. सर इंश्योरेंस कंपनी से जब इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है, टैक्सेबल सर्विस है, पर यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, हम लायबल नहीं है, नागार्जुन लायबल नहीं है सर. और हमसे क्या पूछा है, ग्रॉस. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर नागार्जुन. नागार्जुन को टैक्स पे करना है, वो निकालना है. नागार्जुन को टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि पूछा है ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर नागार्जुन. क्लियर. और सर आरसीएम अगर लायबल है तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी, नागार्जुन जी लायबल नहीं होंगे. आइए थर्ड,
Amount charged is business correspondent for services provided to the urban branch. Oh, urban branch of a nationalized bank with respect to savings bank account. बच्चों आपको पता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनीज इन रिलेशन टू सर अकाउंट्स कहां पर उनके रूरल ब्रांच में अगर अकाउंट होते हैं तो रूरल ब्रांच वाले अकाउंट के रेस्पेक्ट में जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपना सर्विस फी चार्ज करता है उस पर जीएसटी एग्जिम्ट होता है, पर यहां पर अर्बन ब्रांच को सर्विसेज दिए ये टैक्सेबल होगा। और खास बात यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी होती किसको, बैंकिंग कंपनी को, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी लायबल होती है, पर यहाँ पे साहब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दिया है, बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ओके, अगला पॉइंट, सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। ओके, जैसे ही फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का नाम सुनते हैं बहुत सारे लोग तो आउट, क्यों, क्योंकि अरे एग्जिम्ट एग्जिम्ट, अरे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक एजेंट्स लोकेटेड इन इंडिया आर एग्जिम्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन आर नॉट एग्जिम्ट एंड दिस इज टैक्सेबल, ध्यान रखिएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, जो जैसे फॉर एग्जांपल वीजा प्रोसेस वगैरह जो होता है सर वो एग्जिम्ट होता है, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया वो एग्जिम्ट होता है, ये तो सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया ये टैक्सेबल रहेगा साहब। फ्यूनरल सर्विसेज, यस फ्यूनरल सर्विसेज याद आया बेटा आपको, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, नॉट लेवेबल टू जीएसटी, शेड्यूल 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए नॉट लेवेबल, शेड्यूल 3 में कवर है बेटा। ओके, सरकार नॉट लेवेबल टू जीएसटी बिकॉज शेड्यूल 3 में कवर, ये सब रीजंस आपको लिखने हैं वर्किंग नोट्स में। ही रिसीव्ड द सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज एंड पेड फ्रेट ऑफ ₹45,000, हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ₹9,90,000। बच्चों पहली बात तो ये, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर सर्विसेज रिसीव करिए रजिस्टर्ड पर्सन ने, एंड यस नागार्जुन इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, देखिए सर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन नहीं बोला था, नागार्जुन इज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ चेन्नई, तो सरकार जीटीए ने अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी है तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल होता है, वो एग्जिम नहीं होता है। और खास बात जीटीए अनरजिस्टर्ड है, हम रजिस्टर्ड है, यस हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। और सर खास बात 5% इज द रेट ऑफ टैक्स, याद है बेटा आपको, क्लियर, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स के बारे में पूछेगा तो बात करेंगे, अदरवाइज रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी हमारी जरूर आएगी। बस खत्म क्वेश्चन, 9 मार्क्स क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the gross value of taxable supply, all the transactions are intrastate, okay, gross value of taxable supply on which GST is to be paid by Mr. Nagarjun for the month of September। अपने को वैल्यू निकालना भाई, टैक्स का रेट तो दे नहीं रखा क्वेश्चन है, और टैक्स के बारे में पूछा भी नहीं इन्होंने। अब इंट्रास्टेट हो या इंट्रास्टेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू के अंदर ये टैक्सेबल तो है पर आरसी में लायबल है, हमारे पे लायबिलिटी नहीं है, हमको तो निकालना जिसपे हमको लायबिलिटी पे करनी है। देन यहाँ पर टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, दिस इज नॉट टैक्सेबल, एंड देन ये 45,000 रुपी यहाँ पर जीटीए वाला, इस पर रिवर्स चार्ज में हमारी लायबिलिटी आएगी। क्लियर, तो सरकार ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा, ठीक है, टफ नहीं है। देखो बच्चों, आप हर बार मैं जितने भी लेक्चर्स लेता हूँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपसे सोल्व करवाता हूँ बेटा, मैं हर बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने जब इन टॉपिक्स को पढ़ा था तभी इन बातों को ध्यान रखा था कि क्या टैक्सेबल क्या एक्चुअली एग्जिम्ट है एंड व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड इट। प्रैक्टिकल एग्जांपल से जब हमने बात करी थी तो आपको चीजें पूरी अच्छे से समझ में आती है, तो जब ये क्वेश्चन करते हो तो आपको अपने आप चीजें कलेक्ट होती है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके माहौल, तो सरकार देखिए इसका आंसर दे रखा है पे, देखो आंसर में 50,000 टैक्सेबल किया हुआ है, 15,000 टैक्सेबल किया है, यहाँ नील लिखा क्योंकि रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है, यहाँ पे टैक्सेबल किया है, ये हमने जैसा बताया नील, एंड सर ये आरसी वाली लायबिलिटी की टोटल 138,000 इज द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय मिस्टर नागार्जुन। ओके बेटा, ये 45,000 भी ऐड करना क्योंकि इस पे टैक्स भी पे करेगा नागार्जुन, तो भी पे करेगा। ओके, आइए हम बी की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, कंप्यूट द टोटल ड्यूटी and integrated tax payable under the customs law for the imported equipment based on the following information। okay sir, assessable value of imported equipment $10,100। अच्छा, डायरेक्ट क्या दे रखा है, assessable value दे रखा है। ओके, then date of bill of entry is 25th of April 2019। okay, basic custom duty on this date is 10%
and exchange rate notified by CBIC is $1 equal to rupees 72. Okay. Date of entry inward is 21st of April 2019. Okay. Bill of entry क्या था बेटा? 25 अप्रैल. बिल ऑफ और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड 21st ऑफ अप्रैल. और बेसिक रेट की बेसिक कस्टम की रेट यहाँ पे 20% थी और रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय CBIC $1 इक्वल टू रुपीज 70 था. IGST रेट 12%. सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%. Make suitable assumption wherever required and show the relevant workings and round off your answer to the nearest rupee. Okay. Not ignore GST compensation cess. That's it. बस. Okay. तो कल मिला के इस क्वेश्चन में रेट ऑफ एक्सचेंज सॉरी वैल्यू असेसेबल वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा आपको. अपने को क्या निकालना है? देखिए 10,100 तो ऑलरेडी इसका वैल्यू है डॉलर में. अपने को केवल एक चीज निकालनी, क्या? रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी. दैट्स इट. अब रेट ऑफ एक्सचेंज कब कर लेते हैं हम? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, भले एंट्री इनवर्ड मिला नहीं मिला. क्लियर? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया. बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया साहब? 25 अप्रैल को. 25 अप्रैल को रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय CBIC कितना है बेटा? 72. चलो एक आंसर मिला आपको. मल्टीप्लाई बाय 72. ओके सर. रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ टैक्स, बिल आपको पता है रेट ऑफ टैक्स. हाँ जी, क्या होता है? सेक्शन नंबर 15 बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर. अब सर बिल ऑफ एंट्री था 25 अप्रैल का, एंट्री इनवर्ड था 21 अप्रैल का. 21 अप्रैल बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर दिया, पर सॉरी एंट्री इनवर्ड पहले ही मिल गया, पर बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल किया, तो ऑब्वियसली बाद में गुड्स को क्लियर कराया होगा फॉर होम कंजम्पशन. तो सर ऐसे केस में 25 अप्रैल 2019 विल बी द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी. तो 25 अप्रैल को रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा? 10%. आइए सरकार 10%. बस ये कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आ जाएगा आपका. IGST दे रखा है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दे रखा है. ओके चलिए, ऐसा करने से आपका कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आ जाएगा. कैलकुलेट करो भैया. सबसे पहले 10,100 इंटू 72 इंटू 10%. 72,720 इज द बेसिक कस्टम ड्यूटी. ये हो गया BC. फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेंगे भैया हमारे 10%. कितना होता है? 72. क्लियर? इसको ऐड करेंगे 79,992. क्लियर? नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो IGST होगा अंडर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट. ये पूरा लिख के आइएगा आप एग्जाम में. इसका रेट दे रखा है आपको IGST कितना? 12%. और सेस मतलब GST कंपनसेशन सेस मतलब क्या हो गया? 39 को हमें इग्नोर करना है. ओके इसका रेट है कितना? 12% बच्चों. 9599.04 क्योंकि 37 लगता है. वैल्यू ऑफ गुड्स तो हम लिखना ही भूल गए बेटा. देखो ऐसा गलती होती है कई बार एग्जाम्स के अंदर. ओके वैल्यू ऑफ गुड्स असेसेबल वैल्यू 10,100. $10,100 into 72 is your assessed value. $7,27,200 is your assessed value. उस पे लगता है कस्टम्स, उस पे लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज और फिर टोटल जो अमाउंट आएगा उस पे लगेगा सर. ऐसे गलती होती है बेटा एग्जाम्स में अगर शॉर्टकट मारते तो. ओके सर इस पे लगेगा 12% IGST 96,863.04. ओके बच्चों क्लियर? इसको हम ऐड करेंगे 8,07,192 प्लस 96,863.04 which comes to 9,04,000. ओके अब अपने से क्या पूछा इसने बेटा लास्ट में?
शो द रिलेवेंट वर्किंग एंड राउंड ऑफ योर आंसर टू नियरेस्ट रुपी में आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। कंप्यूट टोटल ड्यूटी एंड आईजीएसटी पेएबल। क्लियर साहब, तो राउंड ऑफ कर देना इसको, राउंड ऑफ करेंगे 904,055 आएगा, उधर राउंड ऑफ करेंगे तो 1 जाएगा बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? तो दिस इज द अमाउंट विच इज पेएबल बाय द एसएससी। टोटल कस्टमरी इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर चार्ज ये अमाउंट आ जाएगा एंड आईजीएसटी पेएबल ये अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, डन, ओके सरकार, पॉइंट खत्म होता है। अब ये था बी क्वेश्चन आपका 5 मार्क का, बन गए आप करोड़पति। बहुत बढ़िया, जबरदस्त माहौल होना चाहिए सर। ओके सर, सर ठीक है मालिक। तो सर यहां पे ध्यान रखिएगा, ये देखो ये आ गया आपका आईजीएसटी, ये आ गया कस्टम पेएबल। क्लियर, इसको ऐड कर लो सर, 72720 प्लस 7272 प्लस 96863 आता है 176,855, 176,855, ठीक है सर। ओके, एंड वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। नाउ पॉइंट कम्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, रमन रो मिला बेटा आपको? ओके ओके, रमन रो, a registered supplier under GST in Mumbai, Maharashtra, is directed by Nero Enterprises, Kolkata, West Bengal, okay, to deliver the goods valued at rupees 12 lakh to Fabricana of Aurangabad in Maharashtra itself. Okay, bill to ship वाला केस है बेटा ये। मतलब रमन रो जो है वो सप्लायर है साहब, बॉम्बे का है, महाराष्ट्र का है। क्लियर, उससे गुड्स परचेज एक्चुअली क्या है, नेरो एंटरप्राइजेस कोलकाता ने, इन भैया ने परचेज किया है। क्लियर, जो वेस्ट बंगाल से। अब परचेज इन्होंने किया, इन्होंने डायरेक्शन दी कि तुम गुड्स डिलीवर क्या कर देना, औरंगाबाद में कर देना। अब सर मुंबई महाराष्ट्र से गुड्स एक्चुअली जाएगा महाराष्ट्र, पर परचेज करने वाला आदमी कहाँ का है, कोलकाता। तो सर बिल टू शिफ्ट मॉडल बेटा आईजीएसटी याद आ रहा होगा आपको, पढ़ते क्वेश्चन आगे पूछ क्या रहा है हमसे, देखा तो सही क्वेश्चन क्या पूछा है। Raman Rao makes out an invoice at 9% tax rate under CGST and SGST respectively scheduled rate. Okay, उसने CGST और SGST लगाया है and delivers it locally in Maharashtra itself. Discuss and comment on the above levy of tax and determine the tax liability of goods in the above circumstances. Okay, बच्चों आपको पता है कि सरकार बिल टू शिफ्ट मॉडल जब भी होता है, बिल टू शिफ्ट मॉडल जब भी होता है तो ऐसे केस में आईजीएसटी एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई को जब डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1, वहां पे बोला है सर व्हेनेवर गुड्स आर डिलीवर्ड टू सम अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो ऐसे केस में जो थर्ड पर्सन जो बायर होता है, एक्चुअल रेसिपिएंट होता है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर रमन रो रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इन जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र का सप्लायर है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया कोलकाता, क्योंकि नेरो एंटरप्राइजेस जो बायर है उसकी डायरेक्शन पे गुड्स आपने थर्ड पर्सन को भेजा, उसकी डायरेक्शन पे गुड्स आपने किसी और पर्सन को भेजा है। तो सर गुड्स कहां भेजा उससे कंसर्न नहीं है, जो थर्ड पर्सन उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल। तो सर आपको पता है सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 कि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट है तो वो होता है इंटर स्टेट सप्लाई। तो दिस इज द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट कहता है कि आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ब्ला ब्ला ब्ला। क्लियर, तो ऐसे केस में इट विल बी चार्जेबल टू आईजीएसटी नॉट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब भले ही उसने गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र डिलीवर की, उसे कंसर्न नहीं है। क्लियर, उसने तो गुड्स किसको बेचा है, कोलकाता वाले को। हाँ, फर्दर कोलकाता वाले ने डायरेक्शन दी थी सप्लायर को कि आप गुड्स डायरेक्ट फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र को सप्लाई कर दीजिएगा, डिलीवर कर दीजिएगा। तो सर दिस विल बी अ सेकंड ट्रांजैक्शन बिटवीन नेरो एंटरप्राइजेस ऑफ कोलकाता एंड फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो वो अगर सप्लाई, देखो इसके बारे में कुछ पूछा नहीं, पर अगर डिस्कशन अगर क्वेश्चन उसके लिए दिया होता कि वो भी ट्रांजैक्शन सप्लाई था, तो वो वेस्ट बंगाल वाला पर्सन गुड्स कहाँ डिलीवर करवा रहा है, औरंगाबाद, तो वहां प्लेस सप्लाई औरंगाबाद, सप्लायर वेस्ट बंगाल वाला। तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है, ओके, प्लेस सप्लाई महाराष्ट्र, औरंगाबाद गुड्स पहुंचता बेटा।
है ना, तो उस पर भी आईजीएसटी लेवी होता है सेकंड ट्रांजेक्शन पे, पर सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद इसने हमसे पूछा नहीं है। यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स दिया है 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आईजीएसटी का लगेगा, तो लगेगा कितना 18%, और ऐसे केस में 12 लाख 12 लाख वाज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स हम 18% लेंगे सर, तो 12 लाख इंटू 18%, देखिए बच्चों कितना होता है, 2,16,000 इज द आईजीएसटी लायबिलिटी ऑन सच ट्रांजेक्शन। क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का, डन। ये सब आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये सब वर्किंग नोट में लिखना, तब जाके 5 मार्क मिलेंगे। ओके, डन। आइए सर, बी, क्वेश्चन नंबर बी, डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ। आंसर की तरफ क्यों जाते हैं हम बेटा, ओके, ये हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी, दिख रहा है पूरा, ओके, मेरे पीछे छुपा तो नहीं है क्वेश्चन, ओके, पढ़ो। डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ with respect to each of the following independent services provided by registered person। independent services है, independent आंसर देना है बेटा आपको। फर्स्ट, fee charged from office staff for in-house personality development course conducted by MV College। ओके, कॉलेज ने अपने इन-हाउस स्टाफ को तब पीडी कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करवाया, उसके लिए फी चार्ज किया ऑफिस स्टाफ से ₹10,000। MV College provides education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by law। ओके सरकार, ये टैक्सेबल है या नहीं है, अरे याद आ रहा होगा आपको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अरे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, याद आया बेटा आपको, तो वहां पे लिखा था एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ, और स्टाफ को सर्विस दी एग्जाम होना चाहिए। पर आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये एमवी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आता है क्या, और यस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वन ऑफ द पॉइंट क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मींस एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। याद आएगी सेम लाइन आपको बेटा, क्लियर। और ऐसे केस में सिंस this college is providing education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by law for the timing in course, इसलिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोई भी सर्विस दी, कोई भी सर्विस टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी और स्टाफ आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, तो भाई साहब ये हमारे क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट, रीजन समझ में आया पूरा आपको, माहौल। सेकंड, bus fee collected from students by MV College ₹2500 per month। again bus fee collected by MV College मतलब services by MV College to its students, और आपको पता अभी पढ़ा हमने any services by educational institution to its student faculty staff exam। देखो बेटा, सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट में कुछ कमाल की बात कही है, पर यहाँ पे सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सर्विस हो एग्जेम्प्ट होता है बेटा। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं, बी केयरफुल। थर्ड, हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेसर्स क्लीनवेल टू हिमवर्षा मॉन्टेसरी स्कूल इन इट्स प्रीमाइसेस अ प्ले स्कूल ₹25,000 पर मंथ। बच्चों सर्विसेज टू, देखो प्ले स्कूल जो होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है बेटा। अब सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन याद है बेटा, सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर एग्जेम्प्ट। क्लियर, और ये वाला पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यहाँ पे कवर होता है, और हाउसकीपिंग सर्विसेज, यस हाउसकीपिंग सर्विसेज यहाँ कवर है, क्लियर, एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये भी एग्जेम्प्ट हो गए। नेक्स्ट, फोर्थ, इन्फोलिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट्स एंड ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स to students of UKG class of Sydney Montessori School। ओहो, आपको पता है सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स। सर वो एग्जाम तो है, पर वो केवल कॉलेजेस के लिए ही एग्जाम है। कॉलेज मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, क्या कौन सी एजुकेशन, विच इज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और डिप्लोमा कोर्स वगैरह, हाँ है ना बेटा, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स होना चाहिए बेटा। मतलब
आप जो कोर्स पढ़ रहे हो वो ऐसे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए विच प्रोवाइड्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो सर उसमें कॉलेजेस कवर होते हैं, आईसीआई कवर होता है, पर स्कूल्स कवर नहीं होते हैं। अरे हाँ है ना, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कवर होते हैं बेटा, क्लियर। और आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स सप्लाइड टू ओनली एंड ओनली कॉलेजेस आईसीआई एटसेट्रा, वही एग्जम्प्ट है। और सर यहाँ पे स्कूल को सरप्राइज दिए तो इट विल बी taxable, only this is taxable out of these 4 you are exempt, clear, done। आइए सरकार, और टैक्सेबल वैल्यू इसका होगा बेटा कितना, 2000 रुपए, ठीक है सर, जो भी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 2000 रुपए इस टैक्सेबल वैल्यू। आइए सी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है बेटा, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर। सर रिपीट किया एमटीपी ने, determine the customs duty payable under the Customs Tariff Act 1975 including safeguard duty of 30%, safeguard duty याद आया बेटा आपको, under section number 8B of the said act with the following details available on hand। okay, assessable value of sodium nitrite imported from a developing country from 26th February 2019 to 25th February 2020 both days inclusive। okay सर ध्यान रखिए बेटा, ओके सर। तो सरकार लास्ट 1 साल में 30 लाख रुपए का इंपोर्ट हुआ है डेवलपिंग कंट्री से, पर आपको पता है डेवलपिंग कंट्री से अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो उस पर सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज नहीं होता है, पर वो डेवलपिंग कंट्री से जो इंपोर्ट किया दैट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ दैट गुड्स, सर 3% ऑफ दैट गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। हाँ है ना बच्चों, तो टोटल इंपोर्ट का 3% से एक्सेस अगर हुआ तो टैक्स लगता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, share of imports of sodium nitrite from the developing country against total import of sodium nitrate to India is 4%, और 3% तक होता तो एग्जिट होता सोडियम नाइट्राइट पर सेफगार्ड ड्यूटी, पर यहाँ पे सिंस ये 4% है तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। और हाँ बच्चों, शेयर ऑफ टोटल इंपोर्ट सिंस 3% से एक्सेस तो पूरे 4% पे टैक्स लगेगा, मतलब कुल मिला के पूरे 30 लाख पे सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज होगा। ये वर्किंग नोट में लिख के आना बेटा आपको। बेसिक कस्टमर 10% दे रखा है, आईजीएसटी 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%। ध्यान से देखो सर, यहाँ पे आपको ऑलरेडी असेसेबल वैल्यू दे रखा है, असेसेबल वैल्यू दे रखा है बेटा कितना, 30 लाख, क्लियर। चार्ज करेंगे बेसिक कस्टमर दे रखा है कितना, 10% ना बेटा, बेसिक कस्टमर इज 10%, ओके कम्स टू 3 लाख। ओके नाउ सेफगार्ड ड्यूटी, आप चाहे तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज के लिए चार्ज कर ले, पर हाँ ठीक है चलेगा। सेफगार्ड ड्यूटी बेटा 30% दे रखा है, और ध्यान रखिएगा सेफगार्ड ड्यूटी किसका, 30% ऑफ वैल्यू, वैल्यू कितना बेटा 30 लाख, 30 लाख का 30% 9 लाख। ओके अब आ रहा है क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, पर ध्यान रखिएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेफगार्ड ड्यूटी पे चार्ज नहीं होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेसिक कस्टम ड्यूटी पे चार्ज होता है बेटा, बेसिक कस्टम प्लस प्रोटेक्ट ड्यूटी पे लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बाकी पे नहीं लगता बेटा। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। देन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करेंगे तो 2,30,000 आएगा, क्लियर। देन लगेगा आईजीएसटी एट द रेट ऑफ कितना बेटा, 37 वाला टैक्स 12%, now 12% of 42,30,000, 42,30,000 into 12% comes to 5,07,600, क्लियर। अब सर इसने क्या पूछा अपने से, डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेएबल अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट, क्लियर, इंक्लूडिंग सेफगार्ड ड्यूटी। तो टोटल कस्टम्स पेएबल, टोटल कस्टम्स पेएबल ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, क्लियर। इन सबको ऐड कर देंगे 12 लाख रुपी, और 12 लाख और 5 लाख कितना होता है, 17,37,600 इज द टोटल कस्टम्स पेएबल, क्लियर। दिस इज द आंसर, इग्नोर जीएसटी कंपनसेशन से हमने इग्नोर कर दिया, क्लियर। 17,37,600, ओके बेटा, माहौल डन। सर ये था आपका कस्टम का एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए बेटा, पर फिर भी
वी वांट कि हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है एग्जाम में। ओके बेटा, आइए अगला क्वेश्चन, ये भी एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है, आपको पता होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दे रखा था ये। ओके, रिवाइज टैक्स इनवॉइस चैप्टर में दे रखा है आपको, ये सेम क्वेश्चन आरटीपी में दिया था पहले बेटा। परी एंड सन्स इज एन अनरजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। ऑन 10th of August 2019, aggregate turnover of Pari and Sons exceeded rupees 20 lakh. The firm applied for registration on 27th August and was granted the registration certificate on 1st September 2019 itself. Under CGST rules 2017, you are required to advise Pari and Sons as to what is the effective date of registration in this case. It has also sought your advice regarding period for issuance of revised tax invoice. क्लियर, रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में पूछना है। ओके बच्चों देखिए, सिंस क्वेश्चन ने ये लिख दिया कि इसका टर्नओवर एक्सीड हो गया 20 लाख ऑन 10th अगस्त। ओके देखो बेटा, सिंस इस क्वेश्चन ने अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अपने को ये मानना है कि 20 लाख क्रॉस होते इट वाज लायबल टू रजिस्टर, क्योंकि कुछ स्टेट में अगर आप मतलब कुछ स्टेट छोड़ दो, बाकी सारे स्टेट में अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हो और इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो 40 लाख का लिमिट इज द रजिस्ट्रेशन लिमिट। पर सिंस अभी क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, पुराने जो पेपर थे आरटीपी एमटीपी वहां से कॉपी करके पेस्ट किए, तो अभी रजिस्ट्रेशन का लिमिट चेंज हो गया कुछ स्टेट में 40 लाख, तो वो क्लेरिफाई करना चाहिए इनको। पर हाँ, हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे कि 20 लाख क्रॉस हो गया तो नाउ इट इज लायबल टू रजिस्टर, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है यार, अच्छा ध्यान रखिए, ये तो एमटीपी के क्वेश्चन है। आईसीआई जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता तो उन क्वेश्चन को बहुत फिनिशिंग के साथ पूछता है, हाँ, हर एक वर्ड का ध्यान रखता है वो, तो डोंट वरी, ये तो ठीक है, एमटीपी के क्वेश्चन है इंटरनल आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सर 20 लाख का जब टर्नओवर क्रॉस हो तो हम मान लेते हैं कि इसका इट वाज लायबल टू रजिस्टर। क्लियर, और जब जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर होते हो, आपको पता है सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 20 लाख, तो उस दिन वो लायबल टू रजिस्टर हो जाता है। और सेक्शन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर होते हो उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। और सिंस 10th अगस्त को लायबल टू रजिस्टर हुआ, 27th अगस्त मतलब विद इन 30 डेज ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इसने अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सर ऐसे केस में जिस दिन इफेक्टिव डेट, जिस दिन लायबल टू रजिस्टर था उस दिन मानेंगे कि वो इफेक्टिवली रजिस्टर हो गया। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भले उसको 1 सितंबर 2019 को मिला है, पर फिर भी बच्चों ये मान लिया जाएगा कि 10th अगस्त से ही ये रजिस्टर्ड हो गया था। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10th अगस्त इटसेल्फ। और अगर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता है, तो जिस दिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है बेटा। पर यहाँ पे तो ये मान लेंगे कि 10th अगस्त इटसेल्फ इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑल्दो उसने 27th को अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 सितंबर को मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर, नाउ पॉइंट कम्स कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 10th अगस्त है, सर्टिफिकेट मिला है 1 सितंबर को। तो अगला क्वेश्चन से था कि सर एडवाइस रिगार्डिंग पीरियड ऑफ इश्यूएंस ऑफ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस ये इश्यू कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 10th अगस्त से 1 सितंबर तक जो भी इसने गुड्स सप्लाई किए होंगे या सर्विसेज सप्लाई करेगी उसके लिए वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर पाएगा, उसने नॉर्मल बिल इश्यू किया होगा। उस नॉर्मल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर यूज करके ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। और जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है मतलब 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से 1 महीने के अंदर अंदर ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस उन सबको इश्यू कर सकता है जिनको भी सप्लाई किया इसने 10th अगस्त या उसके बाद बेटा। क्लियर, तो सर 1 सितंबर से 1 महीना पूरा हो जाएगा 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर 2019 या उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है ये उन सब सप्लाईज के रिगार्डिंग जो 10th अगस्त के बाद में इसने सप्लाईज करी उनकी। क्लियर, डन, भारत माता की जय। माहौल, आइए सरकार बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेदी मैन्युफैक्चरर्स, ये भी क्वेश्चन अपने बुक में मिला होगा आपको बेटा, ये सब पुराने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन ही थे। बेदी मैन्युफैक्चरर्स अ रजिस्टर्ड पर्सन instructs its suppliers to send the capital goods directly to Rajesh Enterprises, who is a job worker, outside its factory premises for carrying out certain operations on the goods. Okay, अब बेदी मैन्युफैक्चरर क्या है बेटा? एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो इनके जो सप्लायर है उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारे जो जॉब वर्कर है राजेश एंटरप्राइजेस, उनको आप डायरेक्टली गुड्स भेज दीजिए, कैपिटल गुड्स साहब, आप इनको डायरेक्टली जॉब वर्कर क्या भेज देना। ओके,
The goods were sent by the supplier on 10th of April 2019 and were received by the job worker on 15th of April. रिसीव हो गया 15 अप्रैल को. जब जॉब वर्कर को रिसीव हो गया तो हम मान लेंगे कि रेसिपिएंट को रिसीव हो गया और वो आईटीसी ले लेगा. राजेश एंटरप्राइजेस कैरिड आउट द जॉब वर्क, ओके, बट डिड नॉट रिटर्न द कैपिटल गुड्स टू देयर प्रिंसिपल बाय द मैन्युफैक्चरर्स. ओहो, रिटर्न नहीं किया. और आपको पता है अगर कैपिटल गुड्स जिस दिन जॉब वर्क को रिसीव हुआ है उस दिन मान लेते हैं हमको प्रिंसिपल को रिसीव हो गया, उस दिन वो आईटीसी ले लेगा उन कैपिटल गुड्स का. और जिस दिन उसको रिसीव हुआ है 15 अप्रैल जो डेट था जब उसको रिसीव हुआ, उसके 3 साल में अगर कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर ने रिटर्न नहीं किया प्रिंसिपल को, तो ऐसे केस में जिस दिन जॉब वर्कर को वो गुड्स रिसीव हुआ था मतलब 15 अप्रैल, उस दिन मान लेंगे कि अब प्रिंसिपल ने उसको वो गुड्स सप्लाई कर दिया था और उस पे जो जीएसटी लेवेबल होगा वो जीएसटी पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल को. बेटा क्लियर साहब. डिस्कस वेदर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, डिस्कस वेदर दी मैन्युफैक्चरर्स आर एलिजिबल टू रिटर्न द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय देम ऑन कैपिटल गुड्स. साहब व्हाट एक्शन अंडर जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय दी मैन्युफैक्चरर्स. सर ये परचेज पे आईटीसी जो उसने लिया था वो तो लेके रखेगा, पर 3 साल बाद जब कैपिटल गुड्स उसको रिसीव नहीं हुए तो भी मान लेंगे कि कैपिटल गुड्स बेच दिए थे बाय द मैन्युफैक्चरर ने किसको, जॉब वर्कर को, तो उस कैपिटल गुड्स पे इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा. आईटीसी तो उसने ले लिया था, अब वो जीएसटी पे कर देगा उस कैपिटल गुड्स पर. क्लियर, डन. एंड व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इन प्लेस ऑफ कैपिटल गुड्स जिग्स एंड फिक्सचर्स आर सप्लाइड टू द जॉब वर्कर एंड द सेम हैज नॉट बीन रिटर्न टू द प्रिंसिपल. आपको पता है मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स सरकार अगर या टूल्स आपने जॉब वर्कर के भेजे तो यू कैन सेंड इट विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रिसीविंग बैक दोज गुड्स. मतलब साहब मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स इनसे कंज्यूमेबल नेचर के होते हैं, इसलिए यहाँ पे रिटर्न बैक की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है. तो आपने अगर जिग्स एंड फिक्सचर भेजे होते जॉब वर्कर के यहाँ तो जब वहां पहुंचे हम क्रेडिट ले लेंगे. अब भले वो रिसीव नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, कोई लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आईटीसी रिटर्न करेगा, कोई दिक्कत नहीं. और कैपिटल गुड्स के केस में भी आईटीसी तो रिटर्न करेगा, पर वो कैपिटल गुड्स पे को सप्लाई कर लिया है 15 अप्रैल 2019 को, ये माने जाएगा और उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा बेदी मैन्युफैक्चरर को. क्लियर माहौल सरकार. ये सब कवर था सेक्शन नंबर 19 में. भारत माता की जय. आइए बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जो कस्टम का क्वेश्चन होगा आपका. समझ में आ रहा है पक्का? सर ध्यान रखिएगा प्रोविजंस अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आएंगे और सारे अपने आप सोल्व होंगे. आइए बच्चों, एन इंपोर्टर imported certain inputs for manufacture of final product. Okay, importer ने inputs import किए साहब. Okay, a small portion of the imported inputs were damaged in transit. Okay, inputs import किए बेटा और कुछ input damage हो गए during transit and could not be used in manufacture of final product. Final product में वो use नहीं हो पाए. An exemption notification was in force providing exemption in respect of specified raw materials imported into India for use in manufacture of specified goods, which was applicable to the imports made by importer in the present case. Okay, okay, याद आया बेटा? सर आपने कोई गुड्स अगर इंपोर्ट किया और किसी पर्टिकुलर आउटपुट गुड्स के लिए अगर उसको यूज किया तो एंड यूज्ड बेस्ड एग्जेम्पशन उस गुड्स को दिया हुआ था. सर जो आपने लास्ट चैप्टर कस्टम का पढ़ा होगा उसमें टॉपिक कवर था, रूल्स कवर है उसके अंदर बेटा, of goods at concessional rate of duty बेटा रूल्स, हाँ है ना? क्लियर. तो सर उसमें इनपुट कवर थे और उसमें कंडीशन थी कि जिस पर्पस के लिए आपने इंपोर्ट किया उसी पर्पस में वो गुड्स यूज आने चाहिए. क्लियर. तो सर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया जिसके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल था, पर एग्जेम्पशन अवेलेबल कभी होगा जब उसकी कंडीशन पूरी हुई. कंडीशन क्या थी कि इसको आपको यूज करना है एक पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट के यूज के लिए बेटा. क्लियर. उसमें आउटपुट में काम आना चाहिए तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा. अब क्वेश्चन क्या है बेटा कि सिंस कुछ इनपुट, अच्छा बहुत सारे इनपुट इंपोर्ट किए उसने फाइनल गुड्स के लिए यूज किए जिसके लिए एग्जेम्पशन मिलता था उसको. क्लियर. इनपुट इंपोर्ट किए, एग्जेम्पशन लिया, फाइनल गुड्स के लिए जो कंडीशन थी वो पूरी करी इसने, पर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स वर डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट इटसेल्फ, इसलिए वो उन फाइनल गुड्स में काम नहीं आ पाए. तो क्या वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स जो फाइनल गुड्स के लिए उन गुड्स के लिए काम नहीं आए, तो सिंस वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो क्या उन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो डैमेज हो गए क्या उसके लिए एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उन पे कंडीशन सर कंडीशन टूट गई इसलिए टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या ये क्या ऐसा होगा? क्वेश्चन नहीं पूछा. देखिए आंसर में देखिए और हाँ क्वेश्चन ब्रीफली एग्जामिन वेदर द इंपोर्टर
could claim benefit of aforesaid notification in respect of entire lot of inputs imported including those that were damaged in transit. Clear? तो सरकार इसका क्वेश्चन ये है, क्या मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं. इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स. क्लियर? उसमें लिखा होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर यूज के लिए एंड यूज बेस्ड एग्जामिशन, याद है बेटा आपको, अगर आपने किसी गुड्स को इंपोर्ट किया जिसके इंपोर्ट पे एग्जामिशन दे रखा है ऑन दी कंडीशन की ये इंपोर्ट करने पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लास के अंदर कि आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया मार्कर मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो प्लास्टिक पे कस्टम एग्जाम्प्ट है, ऐसा कोई एग्जामिशन दे रखा मान लो. तो आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर, तो प्लास्टिक पे टैक्स एग्जाम्प्ट होगा बेटा. क्लियर? तो आपने प्लास्टिक इंपोर्ट तो कर लिया और आपने फाइनल गुड्स मार्कर के लिए यूज भी लिया उसको, और आपने उस एग्जामिशन बेनिफिट का बेनिफिट भी ले लिया. पर कुछ इंपोर्ट जो आपने किया था उसमें से कुछ इनपुट्स डैमेज हो गए ड्यूरिंग ट्रांजिट इटसेल्फ, तो ऑब्वियस बात है जब वो डैमेज हो गए इनपुट तो वो इसमें काम नहीं आए होंगे. तो क्या इसका मतलब ये मान लेंगे कि दोज इनपुट्स वर नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, और ऐसे केस में उन इनपुट पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो डैमेज हो गए थे और उस पर कस्टम पे करना पड़ेगा. तो उसके लिए जजमेंट आया था बेटा बीपीएल डिस्प्लेज डिवाइस लिमिटेड. देखिए ध्यान से, बीपीएल डिस्प्ले डिवाइस लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ गाजियाबाद 2004 में ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का. अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसने कहा कि अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ सर्टेन पर्टिकुलर आइटम और उसके लिए आपको एंड यूज बेस्ड एग्जामिशन मिला है, तो कंडीशन थी कि आपको उन इनपुट को एक पर्टिकुलर यूज के लिए यूज करना है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है, और उसमें से कुछ इनपुट डैमेज हो गए, तो ऐसे केस में भी आपको वो बेनिफिट मिलेगा, एग्जामिशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा. क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जब इंपोर्ट किया तो आपकी इंटेंशन देखी जाएगी. तो यहां पे जो वर्ड्स यूज आएगी दिस शुड बी फॉर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, तो फॉर यूज को माना जाएगा इंटेंडेड फॉर यूज. सिंस आपने जो इनपुट्स इंपोर्ट किए दैट वाज इंटेंडेड फॉर मैन्युफैक्चर आउटपुट गुड्स, पर सिंस कुछ क्वांटिटी डैमेज हो गई थी तो उस डैमेज की वजह से वो इंटेंडेड पर्पस में काम नहीं आ पाए, फिर भी एग्जामिशन विड्रॉ नहीं होगा और इनको बेनिफिट ऑफ एग्जामिशन मिल जाएगा. क्लियर? डन. माहौल तो एंटायर लोड ऑफ इनपुट्स के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको अब कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इस केस. आइए सरकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 सर, उसका ए पार्ट. ऑन 5th of July 2019 a show cause notice for ₹5 lakh was issued to Mr. Vijay Kumar Sharma demanding short payment of GST of ₹4 lakh 50,000 for the month of January 2019 and also interest of ₹50,000. ओके साहब, 4,50,000 का टैक्स और 50,000 का ब्याज. उसके लिए शोकोज नोटिस सर्व हो गया टू मिस्टर विजय कुमार शर्मा 5 जुलाई 2019 को. ओके. Mr. Sharma raised objections and after personal hearing on 30th August 2019, adjudicating authority passed the final order for ₹350 for GST. Okay. Without any reference with regard to payment of interest. Interest के बारे में कोई रेफरेंस नहीं दी और उन्होंने बोल दिया 3,50,000 GST आप पे कर दीजिए. फाइनल ऑर्डर पास हो गया सर. शोकोज नोटिस था 4,50,000 टैक्स प्लस 50,000 का इंटरेस्ट. फाइनल ऑर्डर जो पास हुआ जीएसटी टैक्स के अमाउंट के 3,50,000 के लिए पास हो गया, इंटरेस्ट का अमाउंट के लिए कोई रेफरेंस नहीं दिया. तो ऐसे केस में आगे बात करते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंट तो लग गया होगा बेटा आपको, और आपको शायद प्रोविजन भी याद हो गया होगा, याद आया होगा, प्रोविजन क्लास में पढ़ाया हुआ. मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड द टैक्स ऑफ ₹350 ऑन 2nd of September, ओके, एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑन द सेम डे कि मैंने 3,50,000 पे कर दिया साहब. सब्सिक्वेंटली ऑन 15th of September द डिपार्टमेंट डिमांडेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹60,000 ऑन जीएसटी ऑफ ₹350. हो सरकार, गवर्नमेंट बोलता है भाई साहब आपने 3,50,000 टैक्स तो जमा करा दिया, इंटीमेशन दे दिया, पर ब्याज कौन देगा, इंटरेस्ट भी दीजिए आप. अच्छा, शोकोज में इंटरेस्ट था 50,000. क्लियर? डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट लिखा ही नहीं, और सर जब बाद में फाइनल सेटल हो गया तब 60,000 रुपये इंटरेस्ट मांग रहे हैं. अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आंसर देता हूं मैं आपको. मिस्टर विजय कुमार शर्मा इज नॉट रेडी टू पे द इंटरेस्ट. His contention is that he is not liable for interest because he deposited all the amount specified in the final adjudicating order. फाइनल एडजुडिकेटिंग ऑर्डर में जो लिखा था हमने सब कुछ पे कर दिया साहब, अब किस बात का ब्याज. क्लियर? एग्जामिन विद अ ब्रीफ नोट
द वैलिडिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय डिपार्टमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। बेटा सेक्शन नंबर 73 74 का कॉमन सेक्शन रहेगा, सेक्शन नंबर 75 वहां लिखा हुआ क्लियरली कि इंटरेस्ट इज टू बी पेड वॉलंटरीली। आपको इंटरेस्ट वॉलंटरीली पे करना पड़ेगा, भले ही ऑर्डर के अंदर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है इंटरेस्ट के बारे में। बेटा क्लियर सर, तो इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट पे करना होता है, भले ही एडजुडिकेटिंग ऑर्डर में कुछ लिखा है या नहीं लिखा। तो पहली बात तो उसकी इंटेंशन कि साहब आपने ऑर्डर में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा इसलिए मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, इज रॉन्ग। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस में लिखा था 50,000 रुपए, और अब जाके जब डिमांड ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा उसके बाद जाके रिकवरी के लिए कितना बोल रहा है 60,000। तो सर सेक्शन नंबर 75 में ये बात भी लिखी है कि डिपार्टमेंट कैन नॉट कंटेंट टू डिमांड एनी अमाउंट मोर देन द अमाउंट विच इज मेंशन इन शोकॉज नोटिस। तो इंटरेस्ट तो उसको पे करना पड़ेगा मिस्टर विजय शर्मा को, पर मैक्सिमम 50,000, मतलब मैक्सिमम मतलब 50,000 ही पे करना पड़ेगा, 60,000 नहीं पे करना, 10,000 नहीं पे करना होगा, 50,000 ही पे करने के लिए लायबल है इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट। ओके क्लियर, दिस इज आंसर। अच्छा अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जा रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं आपको बेटा, पता है प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी शोकॉज नोटिस वगैरह इश्यू होते हैं उनमें कभी भी डिपार्टमेंट इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लिखता है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखता है कि अब आपको इतनी रेट से इंटरेस्ट पे करना रहेगा। क्यों नहीं लिखता? आप देखो बेटा, शोकॉज में 50,000 इंटरेस्ट जब लिखा तो शोकॉज डेट तक का इंटरेस्ट लिखा होगा ना यार। अब असेसी कब टैक्स पे करता हो तो डिपार्टमेंट को नहीं पता, अब असेसी लेट टैक्स पे किया, अब शोकॉज में इंटरेस्ट का अमाउंट लिख दिया 50,000, तो दैट 50,000 वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टिल द इश्यूएंस ऑफ शोकॉज नोटिस ओनली। तो उसके बाद वाले पीरियड के लिए तो इंटरेस्ट लॉस कर देना डिपार्टमेंट ने। इसलिए प्रैक्टिकली लाइफ में गवर्नमेंट क्या करता है, हमेशा इंटरेस्ट जब शोकॉज नोटिस में लिखता है तो वो लिखता है कि आपको इस रेट से इंटरेस्ट पेबल होगा ऑन द अमाउंट ड्यू, दैट्स इट, समझे। तो प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट को इस तरह से लॉस नहीं होता है इंटरेस्ट का। ओके बच्चों, क्लियर, डन। पर इस पर्टिकुलर केस में, इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में 50,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 60,000 नहीं बेटा। आइए सरकार अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। शगुन, ओहो क्या नाम है यार, शगुन स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन वसई, ओके महाराष्ट्र, फ्रॉम 1 जनवरी 2020। न्यू ईयर के दिन उसने सप्लाई ऑफ सर्विसेज शुरू कर दिया साहब। हर टर्नओवर एक्सीडेड ₹20 लाख ऑन 25 जनवरी इटसेल्फ। ओहो बहुत अच्छा, 25 दिन में टर्नओवर एक्सीड हो गया, और क्या चाहिए जिंदगी में सर। हाउएवर शी डिडंट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ये लो हद कर दिया आपने, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी that may be imposed on Shagun on 31st of March if the tax evaded by her on the said date on account of failure to obtain registration is ₹1,26,000। ओके, तो कितना पेनल्टी पेबल है वो देखना है। तो सेक्शन नंबर 122 सरकार, सेक्शन नंबर 122 ने पेनल्टी के बारे में बात की। सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 सर ये कहता है कि अगर इफ अ पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर और उसने विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, जो 30 डेज का है बेटा, उसमें रजिस्ट्रेशन अगर अप्लाई नहीं किया तो जितना टैक्स इवेडेड है, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, पेनल्टी कितना पेबल होगा बेटा, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और ₹10,000 विच एवर इज हायर। तो सर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड इज ₹1,26,000, तो 1,26,000 इज द 1,26,000 और ₹10,000 विच एवर इज हायर, ऑब्वियसली 1,26,000, तो 1,26,000 विल बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच विल बी पेबल बाय शगुन। ओके ग्रेट, माहौल सरकार। ओके बच्चों, ठीक है साहब, 1,26,000 इज द पेनल्टी अमाउंट। ओके सर, क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नहीं देख पाओ आप इसलिए। ओके मिस्टर सी, क्वेश्चन नंबर सी, सिंस वो स्क्रीन के पीछे मेरे पीछे दब रहा है आंसर, तो मैं ले लेता हूँ, आंसर में देखिएगा आप लोग। ओके सर, मिस्टर एन हैज ओवर 3 कंसाइनमेंट्स of 200, 400 and 400 units, imported a total of 1,000 units of an article ZEPZ, which has been valued at ₹1150 per unit. Okay साहब, the customs duty on this article has been assessed ₹250 per unit. Okay, उसने import किया, valued at ₹1150. The custom duty on this article has been assessed at ₹250 per unit. He adds his profit margin of ₹350 per unit, okay, and sells the article for ₹1750. तीनों को ऐड करेंगे तो 1750 आएगा। ओके, उसने इंपोर्ट किया, वैल्यू थी 1150, ड्यूटी का अमाउंट 250 और 350 मार्जिन।
टोटल हो गया 1750 में उसने बेच दिया सेल प्राइस। आफ्टर 1 month of selling the entire consignment of the article ZEP, Mr. N found that सब कुछ बेच दिया, सब कुछ मतलब जो गुड्स इंपोर्ट किया वो। Mr. N found that there had been an error in the payment of amount of duty, in which duty for the consignment of 200 units was paid as if it was consignment of 400 units. Okay, resulting in excess payment of duty. सरकार 200 यूनिट का कंसाइनमेंट जो था उसको 400 यूनिट का समझ के इसने एक्सेस टैक्स पे कर दिया, मतलब 200 यूनिट का एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया। मिस्टर एन फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ ₹50,000, जो 200 यूनिट्स था बेटा एक्सेस, 200 यूनिट्स इनटू 250, 50,000 रुपए का रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। इज द बार ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अट्रैक्टेड? सर आपको पता है कस्टम्स हो, जीएसटी हो, कोई भी एक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्स का, उसमें लिखा है रिफंड शैल बी अलाउड टू द असेसी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। एंड सर अगर वो असेसी प्रूव करेगा, वो पर्सन प्रूव करेगा कि ही इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो ही उसको रिफंड मिलेगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा। और ऐसे केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पर्सन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है या नहीं है। अगर यस वो एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट होगा तो रिफंड मिल जाएगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा। और ऐसे केस में सबसे पहली बात आपको जो चेक करनी है, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या बोलता है कि साहब बर्डन ऑफ टैक्स, जो एक्स्ट्रा टैक्स उसने पे कर दिया उसका बर्डन किसने बोन किया? जिस पर्सन ने बर्डन बोन किया सरकार बोलती है हम उसी को रिफंड देंगे। तो सर आप खुद देखिए इसने क्या किया, इंपोर्ट किया 1150 में 250 पर यूनिट उसने टैक्स जोड़ा और 350 उसने प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, टोटल 1750 और माल बेच दिया। अब आप मुझे बताओ ये पर यूनिट का उसने कॉस्ट निकाला बेटा, जब उसने यूनिट इंपोर्ट करके बेची होगी तब उसको समझ में आया अरे भाई मैंने इंपोर्ट तो किया था, कोई कंसाइनमेंट था 200 यूनिट का, जबकि उस पे टैक्स जो पे कर दिया वो 400 यूनिट के हिसाब से पे कर दिया। तो सर उसने टैक्स एक्सेस पे कर दिया। और सर जब उसने बिल ऑफ एंट्री में असेसमेंट किया होगा, सेल्फ असेसमेंट, उसमें ही साफ दिख रहा है कि देयर वाज एन एरर इन द असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इटसेल्फ, तो एक्सेस तो पे हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं साहब। सेकंड बात, जब उसने कस्टमर को बेचा होगा तो उस कस्टमर को तो उसने जब चार्ज किया होगा तब 250 रुपए पर यूनिट ही उसने टैक्स चार्ज किया होगा सर, हाँ है ना? ऐसा तो नहीं है कि 200 यूनिट पर उसने 500 रुपए पर 500 रुपए पर यूनिट उसने कस्टम ले लिया कस्टमर से, ऐसा तो नहीं है, उसने 250 पर यूनिट ही लिया कस्टमर से कस्टम्स। इसका मतलब 200 यूनिट पर उसने कस्टम पे करना था पर पे कर दिया 400 यूनिट के हिसाब से। जब कस्टमर को 200 यूनिट बेचा होगा तब कस्टमर से तो 250 पर यूनिट ही काउंट किया ना उसने टैक्स। इसका मतलब उसने टैक्स का बर्डन खुद ने बोन किया, उसने आगे कस्टमर को पास ऑन नहीं किया, उसने कस्टमर से रिकवरी नहीं किया है एक्सेस टैक्स का। इट मींस यहां पे क्लियरली ये प्रूव होता है कि जो इंपोर्टर था उसने बर्डन बोन किया ऑफ द एक्सेस ड्यूटी पेड, सो ही इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। और ऐसे केस में रिफंड शैल बी अलाउड टू द पर्सन। क्लियर? और ये क्लियर एविडेंट है बेटा, दिस केस क्लियरली फॉल्स विद इन द एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्लियर? सेक्शन नंबर 27 सबसेक्शन 2 उसके क्लोज जी में कवर होता है कि सेल्फ असेसमेंट में गलती हो गई, एक्सेस टैक्स पे कर दिया तो बाद में रिफंड मिलेगा। दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्लियर? पक्का बच्चों? और हाँ सर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट में एक पॉइंट और लिखा था वहां पे कि अगर आप प्रूव कर दे, अगर कोई पर्सन प्रूव कर दे कि एक्सेस ड्यूटी उसने पे किया, उसने आगे पास ऑन नहीं किया तो उसको रिफंड मिलता है, यहाँ वो प्रूव कर देगा और ऐसे केस में उसको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? डन? क्लियर? और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का रेस्ट्रिक्शन आए नहीं हो। आइए सरकार हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्लियर? हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको एग्जाम में तो 5 ही क्वेश्चन करने हैं सर आउट ऑफ दी 6 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से। आइए सरकार, with reference to section number 54 subsection 3 of the CGST Act, mention the cases where refund of unutilized input tax credit is allowed। सर unutilized balance of input tax credit किन कैसे मिलता है? सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 बताता है ना, दो केस। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का क्रेडिट रिफंड कब मिलेगा बेटा? फर्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर द कवर ऑफ अ बॉन्ड और एलयूटी, है ना बेटा? और सेकंड केस इंटीग्रेटेड सेकंड केस एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा। और सर दोनों में छोटी छोटी बात कही बेटा। फर्स्ट सर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इसमें कवर होते हैं दो ट्रांजेक्शन बेटा। फर्स्ट आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, सेकंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू अ यूनिट ऑफ एसईजेड और अ डेवलपर ऑफ एसईजेड। क्लियर? तो ऐसे केस में कहलाएगा क्या वो
जीरो रेटेड सप्लाई। और ऐसे केस में ध्यान रखिएगा कंडीशन फर्स्ट, आपने उन गुड्स को जब एक्सपोर्ट किया तो उस पर आईजीएसटी पे नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर सेल पे आईजीएसटी पे किया, उसका रिफंड लिया तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता। सेकंड, जिन गुड्स या सर्विस को आपने एक्सपोर्ट किया, जिन गुड्स को आपने एक्सपोर्ट किया उनके एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। फिर केस आता है क्या, एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इस केस में आपके आउटपुट्स पर अगर रेट ऑफ टैक्स कम है, आउटपुट गुड्स है आउटपुट सर्विस हो, पर इनपुट गुड्स, इनपुट पे रेट ऑफ टैक्स अगर हायर है, तो ऐसे केस में योर केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आपको रिफंड मिलेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्टेन गुड्स विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इन आउटपुट गुड्स या इन आउटपुट सर्विस में अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस भी है तो भी हम रिफंड नहीं देंगे, वो अगर केस हो तो रिफंड नहीं मिलेगा, बाकी सारे केस में रिफंड। क्लियर, डन। आइए सरकार हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। Explain the safeguards provided under section number 69 of the CGST Act to a person who is placed under arrest। देखो बेटा आपके लिए पॉइंट आया है, शानदार, क्लियर। अरे कभी अरेस्ट नहीं होंगे आप, बस ऐसे बच के रहना बेटा। ओके सर, जस्ट ऑन अ लाइटर मोड। अभी आईसीआई का नाम लेना मतलब, आईसीआई का नाम लेना मतलब सर बहुत डर लगता है मेरे को कभी कभी। तो explain the safeguards provided under section number 69 of the CGST Act to a person who is placed under arrest। ओके, क्या क्या सेफगार्ड रखना होगा सर? सिंपल सी बात है, दो तरह के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब जो भारी ऑफेंस है, जो सर सीवियर नेचर के ऑफेंसेस है बेटा, और वहां पे अरेस्ट करते ही विद इन 24 आवर्स, अच्छा ध्यान रखिएगा, वो अरेस्ट होते हैं नॉन बेलेबल होते हैं बेटा, उनको अरेस्ट करते ही अक्यूज्ड पर्सन को विद इन 24 आवर प्रोड्यूस करना पड़ता है बिफोर मजिस्ट्रेट। क्लियर, और उसको ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया है, और उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है विद इन 24 आवर्स। लेकिन इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो बहुत भारी ऑफेंस नहीं होता, दोज ऑफेंसेस आर बेलेबल, ही शैल बी एडमिटेड टू बेल, एंड बेल मतलब जमानत, एंड इन डिफॉल्ट ऑफ बेल, अगर जमानत नहीं मिली तो such a person, accused person shall be forwarded to the custody of the magistrate, और magistrate अपना डिसीजन लेता है कि क्या करना है। थर्ड, ध्यान रखना, all arrest must be in accordance with the provisions of the code of criminal procedure relating to the arrest in terms of section number 63 of the C। क्लियर, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रोविजन लगेंगे, बस दैट्स इट। ओके, आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारा मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 2020 का लास्ट क्वेश्चन, what are the salient features of duty free import authorization scheme, which duties are exempted under GST। सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है बेटा, आपको पढ़ लीजिए एक बार। DFIA, duty free import authorization scheme, is issued to allow duty free import of inputs, oil and catalyst which are required for production of export products। The goods imported are exempt only from the basic custom duty। आपको पता है बेटा DFIA स्कीम में केवल और केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होता है, कुछ और एग्जेम्प्ट नहीं होता है। DFIA shall be issued on post export basis for products for which SIN has been notified। जिन गुड्स के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स नोटिफाइड नहीं होता है उनके लिए DFIA नहीं मिलता है। सेपरेट DFIA shall be issued for each SIN and port। ओके, no DFIA shall be issued for an export product where SIN prescribes actual user condition for any input। सर ध्यान रखिएगा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में एक्चुअल यूजर कंडीशन चलती है, पर यहाँ पर एक्चुअल यूजर कंडीशन अगर है तो उसके लिए DFIA स्कीम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स आर ट्रांसफरेबल बेटा। देन क्योंकि ये पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम होती है, होल्डर ऑफ DFIA हैज एन ऑप्शन टू प्रोक्योर द मटेरियल्स और इनपुट्स फ्रॉम इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस इन ल्यू ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट। मतलब वो चाहे तो डोमेस्टिक मार्केट से परचेज कर ले, इंडिजिनियस मतलब डोमेस्टिक, इन ल्यू मतलब उसके बदले में, किसके बदले में? डायरेक्ट इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस रिलीज ऑर्डर और इनवेलिडेशन लेटर और बैक टू बैक इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट बेटा। मतलब DFIA के पास ऑप्शन होता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट से परचेज कर लें इंपोर्ट करने के बजाय, इन ल्यू ऑफ एडवांस अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, सॉरी एडवांस रिलीज ऑर्डर और इनवेलिडेशन लेटर और बैक टू बैक इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट बेटा। हाउएवर DFIA होल्डर में ऑब्टेन सप्लाईज फ्रॉम, वो परचेज कर सकता है किससे? डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया तो एडवांस रिलीज ऑर्डर, ARO, इनवेलिडेशन लेटर या बैक टू बैक इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए बेटा। पर 100% EOU या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, PTP, STP और SEZ यूनिट्स अगर परचेज किया तो वो परचेज कर सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग ARO और इनवेलिडेशन लेटर। ओके, ये डोमेस्टिक मार्केट से परचेज कर सकता है इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द गुड्स टू प्रमोट द डोमेस्टिक मार्केट, ऐसा कहा है। ड्रॉबैक एज पर द रेट डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड बाय कस्टम अथॉरिटी,
shall be available for duty paid inputs whether imported or indigenous used in export product. अगर आपने imported goods पे custom already पे कर दिया है, export goods में काम आया है, और अगर आपने स्कीम ले रखी तो आप चाहे तो उस custom का refund ले, refund मतलब ड्रॉबैक. क्लियर? देन लास्ट पॉइंट बोलता है क्या? DFIA or the inputs imported against it can be transferred after the fulfillment of the export obligation. ओके, बिल्कुल ये ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड मिनिमम वैल्यूडेशन कितना बेटा? 20%. आपको बताओ तो 15% था एडवांस ऑथराइजेशन में, यहाँ था 20%. DFIA or the inputs imported against it can be transferred after the fulfillment of the export obligation. A minimum 20% value addition is required for issuance of DFIA except for the items in gems and jewelry sector. बेटा क्लियर? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर वाले केस में नहीं है ये, उसके सारे बाकी सारे केस में अवेलेबल होगा. और 20% इज द मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ DFIA. क्लियर? डन. सरकार ये मॉक टेस्ट पेपर भी लो हो गया खत्म. तो सर आप मुझे बताइए, हर एक चीज आपके लिए रेडी बेटा, भले वो आरटीपी हो, भले वो मॉक टेस्ट पेपर हो, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का रिवीजन, वो भी अमेंडेड रिवीजन अवेलेबल है आपके लिए. अमेंडमेंट लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके लिए. बच्चों ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज योर कमिटमेंट. दोस्तों आई नो time is tough, we all are going through such time which will be a history after some time. ये जो वक्त चल रहा है, कुछ टाइम बाद हमारे बच्चे बुक्स में पढ़ रहे होंगे कि ऐसा भी एक वक्त आया था, महामारी का वक्त, पूरी दुनिया परेशान. पर बच्चों बिलीव मी, हर दिन ध्यान रखिए एक जैसा नहीं होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है. स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़िए, बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, कॉन्सेंट्रेट करिए. जितना आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे पढ़ाई पे उतना ही आपकी फिनिशिंग होती जाएगी बेटा. क्लियर? आपकी पढ़ाई आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगी. ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, यस आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो. एंड यस वी ऑल आर अवेलेबल फॉर यू गाइस. बट यस सर, हमारा तो एक ही टारगेट है, एक ही मैसेज है आपको. Be focused on your studies and stay positive, stay happy and take care of you. And thank you so much. All the very best. Love you all. Thank you, sir.